नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो ज़ुबीन गर्ग के जीवन, उनके संगीत और उनकी विरासत पर रोशनी डालते हैं। ये एक ऐसी आवाज़ की कहानी है जिसने लाखों दिलों को छुआ और जिसका सफ़र इन दस्तावेज़ों में काफ़ी भावनात्मक तरीके से दर्ज है। बिल्कुल। हमारा आज का मकसद है इन दस्तावेज़ों के ज़रिए ज़ुबीन गर्ग के पूरे सफ़र को समझना, उनके संगीत का खासकर असम के लिए क्या मतलब था और अब उनके दुखद निधन के बाद उनकी विरासत क्या कहती है। हाँ। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में वो स्कूबा डाइविंग दुर्घटना जिसमें 52 साल की उम्र में उनका जाना हुआ, वो जैसा कि स्रोत बताते हैं पूरे देश के लिए एक बहुत बहुत चौंकाने वाली खबर थी। जी। राजनेताओं से लेकर कलाकारों तक और अनगिनत फैंस सबने गहरा दुख जाहिर किया है। हाँ, और आज हम इन स्रोतों को देखते हुए उनकी कहानी, उनके वो यादगार गाने, उनके पीछे की भावनाएं और उनकी कला का जो असर रहा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि कैसे एक कलाकार, जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है, अपनी जड़ों से इतना जुड़ा रहकर भी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान बना लेता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, जन्म हुआ 18 नवंबर 1972 मेघालय के तुरा में। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका असली नाम ज़ुबीन बोरठाकुर था और गर्ग जो था वो उनके गोत्र का नाम था, जिसे उन्होंने स्टेज नेम की तरह अपनाया। ये जानकारी इन दस्तावेजों में साफ साफ दी गई है। हाँ, और उनका जो पारिवारिक माहौल था, जैसा स्रोत बताते हैं, वो पूरी तरह संगीत से भरा हुआ था। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर, जिनका कलमी नाम कपिल ठाकुर था, वो गीतकार और कवि थे, और माँ इली बोरठाकुर, वो खुद गायिका थीं। अच्छा। तो संगीत तो जैसे उन्हें विरासत में ही मिला था। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि उन्होंने सिर्फ 3-4 साल की उम्र में ही अपनी माँ से गाना सीखना शुरू कर दिया था। अरे वाह। हाँ। 3-4 साल की उम्र में? हाँ, ये दिखाता है कि संगीत मतलब कितनी कम उम्र से उनकी रगों में दौड़ने लगा था। बिल्कुल। शिक्षा की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया, फिर करीमगंज कॉलेज से हायर सेकेंडरी और फिर गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है, जैसा इन दस्तावेजों में दर्ज है। संगीत का जुनून ऐसा था कि उन्होंने बीएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। हाँ, ये दिखाता है कि संगीत उनके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं था, बल्कि उनका चुना हुआ रास्ता था, उनका पैशन था। सही। उनके जीवन का एक और बहुत जरूरी और बेहद दुखद पहलू भी है जिसका जिक्र इन स्रोतों में है, वो उनकी बहन जोंगी बोरठाकुर से जुड़ा है। हाँ। वो भी एक बहुत प्रतिभाशाली गायिका और कलाकार थीं, और 2002 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये ज़ुबीन के लिए, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, एक बहुत गहरा सदमा था। यकीनन। और उनकी याद में ज़ुबीन ने जो शिशु एल्बम निकाला, वो इस बात का सबूत है कि इस घटना ने उनके जीवन और उनके संगीत पर कितना गहरा असर डाला था। ये चीज़ इन दस्तावेजों में साफ झलकती है। बिल्कुल, ये उनके जीवन का एक बहुत ही अहम मोड़ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं असम और पूर्वोत्तर में उनके उदय की तरफ, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। शुरुआती कामयाबी उन्हें असमिया पॉप, लोक संगीत और बोनगीत के मिले-जुले एल्बमों से मिली। जी। स्रोत भोरदुपुरिया, जानमुनी, मेघोर बोरोन जैसे एल्बमों का नाम लेते हैं, जिनसे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। हाँ, और यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे। इन स्रोतों से ये एकदम साफ है कि उनके संगीत में असम की रूह बसती थी, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, लोगों के रोजमर्रा के जो संघर्ष थे, जो खुशियाँ थीं। हिया दिया निया या मोरोम नदीर गाभरू घाट जैसे गाने, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने ज़ुबीन को सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि असम की आवाज बना दिया। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक तरह की सांस्कृतिक पहचान थी जिसने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा। और उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का भी जिक्र है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ असमिया में ही नहीं गाया, बल्कि बंगाली, हिंदी और कई दूसरी जबानों में भी हाथ आजमाया। हाँ, ये प्रयोग करने का जो जज्बा था, नई चीजें ट्राई करने की चाह, यही उन्हें दूसरों से अलग करती थी। सही। हिंदी संगीत में उनके शुरुआती कदमों का भी इन दस्तावेजों में जिक्र मिलता है, जैसे जिंदगी 2007 और पाकीज़ा 2013 जैसे एल्बम्स। इनसे पता चलता है कि वो अपनी क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखते हुए भी एक बड़े राष्ट्रीय दर्शक वर्ग तक पहुंचना चाहते थे।
ये उनकी कलात्मक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। और फिर आया साल 2006, जिसे ये स्रोत उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हैं। फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली। हाँ, या अली। इस स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस एक गाने ने उन्हें रातों रात पूरे भारत में मशहूर कर दिया। ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, ये एक फिनोमिनन बन गया था। बिल्कुल एक सेंसेशन था वो गाना। और इसके बाद तो जैसे बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खुल गए। स्रोत कई और हिट गानों का जिक्र करते हैं, जैसे दिलरुबा, नमस्ते लंदन से, दिल तू ही बता, क्रिश 3 से, जाने क्या चाहे, मन बावरा, प्यार के साइड इफेक्ट से, सुबह सुबह ICU से। जी। इन गानों ने हिंदी फिल्म संगीत में उनकी एक अलग जगह बना दी। हाँ, और उनकी आवाज की जो बनावट थी, जो स्टाइल था, उसे समझना यहाँ जरूरी है। जैसा स्रोत हमें बताते हैं, उनकी आवाज में एक, क्या कहते हैं, एक अजीब सी नरमी थी, एक भावनात्मक गहराई थी। सुरों में मिठास तो थी, पर एक ठहराव भी था। और सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है, वो ये कि कैसे उन्होंने अपनी असमिया जड़ों को, वहाँ के लोक संगीत को, धुनों को बॉलीवुड के म्यूजिक सिस्टम में इतनी खूबसूरती से मिला दिया। हाँ, ये कमाल था। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने ये साबित किया कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी मेन स्ट्रीम में कामयाब हो सकते हैं। आपने ये जड़ों से जुड़ने की बात कही, और असम में तो उनके गाने जैसे लोगों की जिंदगी का साउंड ट्रैक बन गए थे। स्रोत बुकू दुरू दुरू और ओ बंधुरे जैसे गानों का जिक्र करते हैं, जो सिर्फ रेडियो या कैसेट पर नहीं बजते थे, बल्कि हर गली, हर महफिल, हर युवा दिल की धड़कन बन गए थे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये गाने एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं का, उनके अनुभवों का प्रतीक बन गए थे। सही बात है। और स्रोत कई और अहम असमिया गानों के नाम गिनाते हैं। हिया दिया निया, मोरोम नदीर गाभोरू घाट, हिया दिया निया नहोले पॉरिसॉय, भोर दुपोरिया, पाखी, मेघोरो बोरोन। ये नाम ही अपने आप में कहानी कहते हैं। जी हाँ। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये असम के लोगों के लिए भावनाएं थीं, साझा यादें थीं। बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उनके गाने हर मौके के साथी थे, खुशी के भी, गम के भी, अकेलेपन के भी। उनकी आवाज में वो ताकत थी जो सीधे सुनने वाले के दिल से कनेक्ट करती थी। हाँ। स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि कैसे लोग मोरो मनोदिर गाभोरू घाट या बुकू दुरू दुरू की धुन को कभी अकेले में चुपके से गुनगुनाते थे, तो कभी महफिल में सबके साथ जोर जोर से गा उठते थे। ये उनके संगीत के साथ लोगों के गहरे, निजी और सामूहिक दोनों तरह के जुड़ाव का साफ संकेत है। जुबीन सिर्फ एक गायक नहीं थे, उनका व्यक्तित्व भी, जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, काफी अलग, मतलब बहुआयामी था। उन्हें एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक विचारक और कभी-कभी बहुत बेबाक सच बोलने वाला बताया गया है। हाँ। सामाजिक मुद्दों पर भी वो अक्सर अपनी राय रखते थे। ये बात भी इन दस्तावेजों में दर्ज है। हाँ, और स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जाति, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों पर उनके कुछ जो बेबाक बयान थे, उनसे बहसें भी छिड़ी। अच्छा। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी दिखाते हैं कि बहुत से लोग उनकी इस साफ गोई को उनकी ईमानदारी मानते थे। यहाँ हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसे सामने रखना है, जिससे उनके व्यक्तित्व की जो जटिलता है वो पता चलती है। सही कहा। निजी जीवन की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए बहुत समर्पित थे। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और बेटे गौतम का जिक्र है, जो जाहिर है उनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा थे। जी। स्रोत उनके फैंस के साथ उनके गहरे लगाव का भी जिक्र करते हैं। और एक बात जो इन सभी स्रोतों में बार बार उभर कर आती है, वो है उनका असम के प्रति गहरा, अटूट प्यार और जुड़ाव। वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ की प्रकृति। हाँ। स्रोत बताते हैं कि स्टेज पर वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं होते थे, बल्कि लोगों से सीधा कनेक्ट करते थे, उनसे बात करते थे, उनकी सुनते थे। ये जुड़ाव उनकी कला और उनके व्यक्तित्व दोनों का एक जरूरी हिस्सा था। और फिर वो दुखद घटना जिसका ब्यौरा इन स्रोतों में है। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। हाँ। वहीं स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा हुआ। स्रोत बताते हैं कि उन्हें समुद्र से निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहुत दुखद। इस खबर के बाद जो शोक की लहर उठी, उसका भी काफी जिक्र इन स्रोतों में है। सिर्फ असम नहीं, पूरा देश स्तब्ध रह गया था। हाँ। मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ बस उन्हीं की बातें हो रही थी। हाँ। स्रोत बताते हैं कि कैसे राजनेताओं ने, साथी कलाकारों ने, लाखों फैंस ने अपनी यादें साझा की, उनके गाने गाए, उनके परफॉर्मेंस को याद किया। सोशल मीडिया तो जैसे उनकी तस्वीरों और गानों से भर गया था।
हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। ये वाकई एक बहुत गहरा सदमा था, जैसा कि स्रोतों की प्रतिक्रियाओं से साफ पता चलता है। जब कोई ऐसी आवाज़ जो हमारे जीवन के मतलब साउंड ट्रैक का हिस्सा बन गई हो, अचानक से खामोश हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि कला हमारी जिंदगी में कितनी अंदर तक समाई हुई है। ये खती, जैसा कि इन प्रतिक्रियाओं से जाहिर है, हमें याद दिलाती है कि एक कलाकार की कीमत सिर्फ उसके काम में नहीं होती, बल्कि उन अनगिनत यादों और भावनाओं में भी होती है जो वो हमारी जिंदगी में बुनता है। तो इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद ज़ुबीन गर्ग की विरासत क्या है? मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ हिट गाने नहीं दिए, उन्होंने असम की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे राष्ट्रीय मंच पर जगह दिलाई। सही। और सबसे जरूरी बात, जैसा ये स्रोत बार बार इशारा करते हैं कि बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम में कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपनी जड़ों को, अपनी असमिया पहचान को न सिर्फ बनाए रखना, बल्कि उससे अपनी कला का, अपने म्यूजिक का केंद्र बनाना, ये जो संतुलन था, यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उन्होंने जैसे दो दुनियाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाया। बिल्कुल। उनके अनगिनत गाने, जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, या अली, दिलरुबा, दिल तू ही बता, हिया दियानिया, ओ बंधुरें, बुकू दुरु दुरु, ये हमेशा सुने जाएंगे और हमें उनकी कला, उनके जज्बे की याद दिलाते रहेंगे। जी हाँ। इस मुश्किल घड़ी में, जैसा कि इन स्रोतों में भी भावना व्यक्त की गई है, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और बेटे गौतम। ये नुकसान सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे असम और देश का साझा नुकसान है। और ज़ुबीन गर्ग की करियर और उनकी विरासत का ये जो विश्लेषण हमने किया, इन स्रोतों के आधार पर ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे क्षेत्रीय पहचान और मुख्यधारा की सफलता का संगम मुमकिन हुआ। इस तरह का जो सांस्कृतिक लेन देन है, वो हमारे पूरे संगीत के माहौल को कैसे और बेहतर बनाता है। सोचने वाली बात है। और क्या हम मतलब सुनने वालों के तौर पर किसी कलाकार के सिर्फ सबसे मशहूर गानों से आगे बढ़कर उनके जो विशिष्ट सांस्कृतिक योगदान है, उनकी जड़ों से जुड़ा जो संगीत है, उसे भी जिंदा रखने और सराहने की जिम्मेदारी निभाते हैं? ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल ज़ुबीन, आपकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजेगी, आपके गीत हमारे होठों पर रहेंगे और आपका जुनून हमारी यादों में जिंदा रहेगा। जैसा कि इन स्रोतों से साफ है, असम ने, भारत ने और संगीत की दुनिया ने एक अनमोल सितारा खो दिया है, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा रहेगी। आपकी आत्मा को शांति मिले।